हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट क्लीवेज के द्वारा एक स्टेज प्राप्त कर लेता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक जाता है या गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है और वहां से अपना पोषण प्राप्त करता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोप्लास्ट में उंगली नुमा संरचनाएं उभरती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं, जिनको कोरियोनिक विलाई या जरायु अंकुरक कहते हैं। अब ट्रोफोब्लास्ट को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। ब्लास्टोसिस्ट में जो कुछ कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स बाहर की सरफेस में होती हैं, इन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदर की कोशिकाएं इनर सेल मास कहलाती हैं। ये कोरियोनिक विलाई गर्भाशयी ऊतकों और माता के रक्त से घिरे हुए होते हैं। कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यूज आपस में मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं, जिसे हम प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। ये जो यूनिट प्लेसेंटा और अपरा होती है, ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अब ट्रोफोब्लास्ट कुछ भ्रूण के चारों ओर की परतें भी बनाता है, मेम्ब्रेन्स भी बनाता है, झिल्लियां भी बनाता है, जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जो गर्भाशय के आंतरिक स्तर से जुड़ती हैं। वहीं इनर सेल मास भ्रूण की झिल्लियों का निर्माण करता है। इनर सेल मास भ्रूण की झिल्लियां बनाएगा और ट्रोफोब्लास्ट भ्रूण के बाहर की झिल्लियां, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाता है। बच्चों, मनुष्य में 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं: योक सैक, कोरियन, एमनियन और एलेंटोइस। बच्चों, इन्हीं के आधार पे मनुष्यों का जो प्लेसेंटा होता है वो एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा माना जाता है, क्योंकि मनुष्यों में प्लेसेंटा बनाने में कोरियन और एलेंटोइस अपनी भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसको एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा कहते हैं। बच्चों, ये जो प्लेसेंटा है वो भ्रूणी विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि प्लेसेंटा ना हो तो आप माता के गर्भ में भ्रूण के जीवित रहने और उसके डेवलपमेंट की संभावनाओं को आप शून्य कह सकते हैं। यानी प्लेसेंटा ना हो तो ये डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा बहुत सारे कार्य करता है, जैसे कि पोषण। प्लेसेंटा मां के शरीर से पोषक पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाता है। श्वसन में प्लेसेंटा अपना रोल निभाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन द्वारा, जो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, कक्षा 11 में आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा। उसके बाद उत्सर्जन, हानिकारक पदार्थों को भ्रूण से हानिकारक पदार्थों को लेकर मादा के शरीर में पहुंचाता है, जहां से फिर वो निष्कासित कर दिए जाते हैं शरीर के बाहर। वसा, ग्लाइकोजन, लोहा आदि पदार्थों का संचय भी प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा रोग प्रतिरोधक एंटीबॉडीज भी इसमें होती हैं, जिससे वह भ्रूण की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा हार्मोन्स का श्रावण करता है, क्योंकि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है, जिसके कारण यह अनेक प्रकार के हार्मोन जैसे एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजेंस, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन आदि हार्मोन्स का भी श्रावण प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा अम्बिलिकल द्वारा भ्रूण से जुड़ा हुआ होता है। बच्चों,
एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि गर्भावस्था में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण गर्भावस्था में अधिकांश महिलाओं को बेचैनी, उल्टी, सर चकराना आदि आदि अनेक प्रकार के बदलावों को देखना पड़ता है, बदलावों से दो चार होना पड़ता है। अब बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट के बाद भ्रूण 2 स्तरों वाला न रहकर 3 स्तरों वाला हो जाता है, जिसको हम गैस्ट्रुला कहते हैं। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला में बदल गया। पहले जाइगोट था, जाइगोट मोरूला बनाया, आपको याद हो तो मोरूला, ठीक है। मोरूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला और ब्लास्टुला के बाद उसके बाद ये गैस्ट्रुला में बदल जाता है और गैस्ट्रुला में 3 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाला, मेसोडर्म मध्य वाला और एंडोडर्म सबसे अंदर वाला। अब जो इनर सेल मास होता है उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको स्टेम सेल्स कहते हैं। ये स्टेम सेल्स स्पेशल होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं और टोटीपोटेंट होती हैं, यानी ये किसी भी दूसरी कोशिका में बदल जाती हैं, जिसके कारण ये किसी भी अंग का निर्माण करने में समर्थ होती हैं। स्टेम सेल्स को आजकल स्टेम सेल बैंक बनाए गए हैं, जिसमें माता पिता जब उनका संतान दुनिया में आती है तो उसी समय वे अपने बच्चे के स्टेम सेल्स को भविष्य के लिए अब रखने लगे हैं, ताकि भविष्य में यदि कोई जानलेवा बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां जैसे बोन मैरो का कैंसर या कई ऐसी बीमारियां जो स्टेम सेल से ठीक हो सकती हैं, ताकि भविष्य में वो उनकी संतान के काम आए, इसलिए आजकल पेरेंट्स स्टेम सेल्स को संभाल के रखने लगे हैं। धीरे धीरे एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म की कोशिकाओं में गति होने लगती है, मूवमेंट होने लगता है। कैसे? देखिए, पहले एक छोटी सी कोशिका जाइगोट, उसके बाद वो क्लीवेज द्वारा कोशिकाओं का एक बॉल नुमा संरचना बना देती है, मोरूला। उसके बाद ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टोसील में एक गुहा होती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। उसके बाद गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला की गुहा आर्केंट्रॉन कहलाती है। इस प्रकार जो सॉलिड कोशिकाओं का गोला होता है उसके बाद वो मूवमेंट करने लगता है, ताकि सोचिए एक बॉल से हमारे हाथ, पैर, नाक, आंख, मुंह अलग अलग डायरेक्शन में बनने हैं, तो उस हिसाब से कोशिकाओं का मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, अंगों का बनना कहते हैं। सबसे पहले न्यूरल प्लेट और नर्वस सिस्टम बनता है। पहले महीने के अंत तक हृदय बन जाता है, जिससे स्टेथोस्कोप द्वारा बच्चे की हार्ट बीट सुनी जा सकती है। उसके बाद दूसरे मंथ के अंत तक हाथ और पैर बन जाते हैं। तीसरे महीने के अंत तक नेत्र, आमाशय आदि सभी अंग बन जाते हैं और बाह्य जननांग भी दिखने लगते हैं। चौथे महीने में तंत्रिका तंतुओं का निर्माण हो जाता है, मेडुलेटेड तंत्रिका तंतुओं का निर्माण हो जाता है। 5वें महीने के अंत तक सिर में रोम आ जाते हैं, भ्रूण अपनी स्थिति परिवर्तन करने लगता है, थोड़ा सा मूवमेंट वो शो करने लगता है। 6ठे महीने के अंत तक पलकें, भौहें और शरीर पर रोम आ जाते हैं। 7वें, 8वें और 9वें महीने को तीसरा ट्राइमेस्टर या अंतिम ट्राइमेस्टर कहते हैं। इसमें शरीर के अंगों का विकास, लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है और वृषण कोश में आ जाते हैं। भ्रूण प्रसव तक, गर्भावस्था यानी गेस्टेशन पीरियड तक माता के गर्भाशय में रहता है, जो लगभग 270 दिन का होता है। जब गर्भाशय में भ्रूण परिपक्व होता है तो परिपक्व भ्रूण का गर्भाशय से निकलना प्रसव या पार्टुरेशन कहलाता है। प्रसव का प्रारंभ तंत्रिका अंतःस्रावी उत्तेजना से होता है, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। अब भ्रूण परिपक्व हो गया है, ये सूचना
परिपक्व भ्रूण से और अपरा दोनों से मिलती है। जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर न्यूनतम और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर न्यूनतम हो जाता है और पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। यह ऑक्सीटोसिन प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है और गर्भाशय में संकुंचन भी पैदा करता है। साथ ही साथ अंडाशय से एक और हार्मोन निकलता है जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं। ये रिलैक्सिन हार्मोन योनि मार्ग को चौड़ा करता है और प्रसव में सहायता करता है। परिपक्व भ्रूण इस प्रकार विभिन्न हार्मोन्स की क्रिया से और गर्भाशय में संकुंचन के कारण गर्भाशय से बाहर आ जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर हटाया जाता है और जो प्लेसेंटा या अपरा बना होता है वह भी गर्भाशय से बाहर निकल आता है। बच्चों, जब कोई मनुष्य की संतान इस दुनिया में आती है, इस संसार में आती है, तो पोषण के लिए वह अपनी मां पर निर्भर करती है। मां मेमरी ग्लैंड्स की सहायता से या स्तन ग्रंथियों की सहायता से अपने अपरिपक्व शिशु को, जब तक कि उसके अंग परिपक्व ना हो जाएं जिससे कि वह ठोस आहार ग्रहण ना कर ले, तब तक वह पोषण के लिए अपनी मां पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पर एक टर्म आता है कोलोस्ट्रम। प्रसव के बाद का पहला पीला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है और यह दूध अवश्य ही नवजात शिशु को पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो कि शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने पिछले वीडियोस में करे भी होंगे, थोड़ा एक रिकॉल भी हो जाएगा। पहला पॉइंट, वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं? वृषण उदर गुहा से बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि शुक्राणुओं को परिपक्वन के लिए कम ताप चाहिए और उदर गुहा का ताप बहुत ज्यादा होता है और वृषण कोशों का तापमान उदर गुहा से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। हमने जाना कि रज चक्र अनुपस्थित होता है जब प्रेगनेंसी हो जाती है, सगर्भता हो जाती है, लेकिन सगर्भता के अलावा अन्य कारणों से भी रज चक्र अनुपस्थित होता है, जैसे कोई बीमारी हो सकती है, दुर्बलता हो सकती है या फिर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो सकता है। एक हाइमेन या योनि छद की यहाँ पर बात कर लेते हैं। हाइमेन या योनि छद म्यूकस की एक झिल्ली होती है जो योनि को आंशिक या पूर्ण रूप से ढके हुए रहती है। हाइमन या योनि छद, ऐसा माना जाता है कि हाइमन या योनि छद फर्स्ट टाइम कॉपुलेशन के समय ब्रस्ट हो जाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। कभी कभी हैवी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, स्विमिंग आदि से भी यह ब्रस्ट हो सकती है। अचल स्पर्मेटिड से शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। जब हम बाह्य लक्षणों के आधार पर लिंग की पहचान कर पाते हैं तो उसे लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में हम नर और मादा को अलग अलग पहचान सकते हैं कुछ बाह्य लक्षणों के आधार पे, जैसे नर मनुष्य में मूंछ का होना, आवाज भारी होना, मादा में उभरे हुए स्तन होना आदि, जिसके आधार पे हम दोनों लिंगों की अलग अलग पहचान कर सकते हैं, तो उसे हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। जब किसी कारणवश वृषण उदर गुहा से बाहर ना आ पाए तो इस घटना को क्रिप्टोकिडिज्म कहते हैं। नर और मादा का मूत्र जनन मार्ग क्षारीय होता है क्योंकि शुक्राणु अम्लीय माध्यम में जीवित नहीं रह सकते। प्रोस्टेट द्रव में एक फाइब्रिनोलाइसिन होता है जो वीर्य के कोगुलेशन को रोकता है, स्कंदन को रोकता है। अगर वीर्य का स्कंदन हो जाएगा या उसका थक्का जम जाएगा तो उसमें उपस्थित शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाएगी और शुक्राणु
का जीवन खत्म भी हो सकता है, शुक्राणु मर भी सकते हैं। मनुष्य में सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है जिसमें दो गर्भाशय पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं। कॉपुलेशन के समय, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पेनिस के आकार में वृद्धि रक्त कोटरों में रक्त भर जाने से होती है। सामान्य अवस्था में पेनिस का आकार छोटा होता है, ठीक है, और कॉपुलेशन के समय रक्त कोटरों में रक्त भर जाने से इसके आकार में वृद्धि हो जाती है। कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स परिपक्व होने से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया को फॉलिकल एस्ट्रासिया कहते हैं। स्त्रियों में मूत्र तथा रजस्राव हेतु योनि में पृथक पृथक छिद्र होते हैं। क्लाइटोरिस और पेनिस समजात अंग हैं, जबकि लेबिया मेनोरा और वृषणकोश समजात अंग हैं। जब वीर्य का स्खलन होता है तो उसमें केवल 40% शुक्राणु ही तीव्र गतिशील व जननक्षम होते हैं। सेकेंडरी oocyte जर्म हिल की सहायता से एंट्रम में लटका रहता है। एंट्रम जो उसकी गुहा थी उसमें जर्म हिल की सहायता से लटका रहता है। शुक्राणु निर्माण की क्रिया जीवन भर होती है, जबकि अंड निर्माण की केवल निश्चित अवधि तक ही होती है। अब यहाँ पे ट्विन बच्चों की अक्सर चर्चा होती है। ट्विन्स यानी जुड़वा बच्चे दो प्रकार के हो सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स, या इनको डाइजाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं। ऐसे बच्चे जो निषेचित जाइगोट के ब्लास्टोमियर्स के टूटने से बनते हैं उनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। ऐसे जुड़वा बच्चे समान लिंग के होते हैं और दिखने में भी समान होते हैं, लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विन्स पृथक पृथक अंडाणु के निषेचन से बनते हैं। इन जुड़वा बच्चों की जीनी संरचना भी भिन्न होती है और लिंग भी पृथक हो सकते हैं। बच्चों, अब आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इन चित्रों की सहायता से आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलिए, जैसे पहला चित्र जो आपको दिखाया गया है उसमें बाह्य भ्रूणी कलाएं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल का ओरिजिन किस प्रकार होता है ये आपको दिखाया गया है। इसमें छोटा ये इस शेप का जो है ये भ्रूण है, ठीक है। उसके बाद ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगली नुमा संरचनाएं जिनकी हम बात कर रहे थे, कोरियोनिक विलाइज, यहाँ पे प्लेसेंटा है, और ये एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योक सैक, और एमनियोटिक कैविटी यहाँ पर पाई जाती है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब देख लीजिए दूसरा चित्र। यहाँ पर आपको थोड़ा सा विकसित भ्रूण, थोड़ा सा उससे ज्यादा विकसित भ्रूण है, और यहाँ पे एम्बिलिकल कॉर्ड आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के विलाई, और ये कैविटी यूट्रस की कैविटी है, और यहाँ पर एक प्लग, गर्भाशय ग्रीवा में म्यूकस का प्लग, ये गर्भाशय ग्रीवा में म्यूकस का प्लग लग जाता है, डार्ट लग जाता है, ताकि कोई गंदगी, कोई इन्फेक्शन गर्भाशय तक ना पहुंच पाए और भ्रूण उससे सेफ रहे। अब ये तीसरा चित्र देख लीजिए। इसमें आप स्पष्ट रूप से भ्रूण को माता के गर्भाशय में देख पा रहे होंगे। ये एम्बिलिकल कॉर्ड आपको दिख रही होगी, ये गर्भाशय की गुहा है, ये वही सर्वाइकल प्लग है, ठीक है। कोरियोनिक विलाइज है, यूटराइन स्तर है, अपरा है, योगशैक है और एमनियन है, ठीक है। इस तरीके से, इस स्थिति में या इस तरीके से शिशु या भ्रूण माता के शरीर में या गर्भाशय में स्थापित होता है। बच्चों, इस तरह हमने मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मानव जनन की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको याद करना होगा और स्त्री जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र आदि का आपको चित्र सहित उसको याद करने का अभ्यास करना होगा। पहले आपको चित्रों का अभ्यास करना होगा और उसके बाद आपको चित्र सहित नामांकित करते हुए तब आप याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।